नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया मील शिवालिक हॉस्पिटल सीकर से आपकी खुद की ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। तो अक्सर पेशेंट पूछते हैं कि मैडम जब बच्चा पेट में होता है तो वो सांस कैसे लेता है, उसको तो हवा भी नहीं मिलती है। हमें तो हवा मिल रही है, हम अच्छे से सांस ले रहे हैं। तो इसी बात को मैं आप लोगों को अच्छे से एक साइंटिफिक तरीके से लेकिन आसान भाषा में पूरे विस्तार से समझाना चाहूँगी। सबसे पहले हम नॉर्मल प्रक्रिया को समझेंगे कि हम कैसे सांस लेते हैं। तो सबसे पहले हवा हमारे अंदर जाती है, फिर वो फेफड़ों में जाती है, वहाँ से हवा ब्लड में चली जाती है और ब्लड उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी को देता है, सप्लाई करता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके हम बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पेट के अंदर तो सांस नहीं जा रही है, तो बच्चा आखिर सांस कैसे ले रहा है? तो इसके लिए एक बहुत ही अलग सिस्टम डेवलप किया है ऊपर वाले ने। बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता है, लेकिन फिर भी उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि उसके ब्रेन और उसके हार्ट को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इसमें कौन सा सिस्टम है जो उसे हेल्प करता है? उसकी प्लेसेंटा और उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि आंवड़ और उसकी नाड़। तो आंवड़ जो होती है, जो प्लेसेंटा होती है, वो मदर और बेबी के बीच में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का एक ब्रिज होता है। तो मदर से जो ब्लड फीटस तक जाता है वही उसकी हेल्प करता है उस ऑक्सीजन को लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में। तो आखिर होता क्या है? जो प्लेसेंटा है, मदर का ब्लड वहाँ से प्लेसेंटा तक जाता है। प्लेसेंटा से जो अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि जो नाड़ बच्चे तक जाती है, उसके अंदर होती है 3 तरह की नसें, जिसमें होती है 2 अम्बिलिकल आर्टरीज और 1 अम्बिलिकल वेन। यानी कि अच्छा ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो अम्बिलिकल वेन बच्चे तक लेके जाती है, बच्चा उसे यूज़ करता है और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो अम्बिलिकल आर्टरीज लेके प्लेसेंटा तक जाती है और वहाँ से मदर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है। तो माँ खुद और बच्चे दोनों के लिए ही सांस लेती है। बच्चे के फेफड़े का रोल क्या है आखिर गर्भ में? फेफड़ों में हवा नहीं जाती है, फेफड़े एमनियोटिक फ्लूइड से भरे हुए होते हैं। लेकिन बच्चा करता है प्रैक्टिस ब्रीदिंग, जो कि वो आखिरी के महीनों में करता है। प्रैक्टिस ब्रीदिंग मतलब कि जो फेफड़े हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड को अपने अंदर लेते हैं और फिर उसको बाहर निकालते हैं, जिससे कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स और जो डायफ्राम होती है बच्चे की, वो मजबूत होती है। इससे उसके लंग्स मैच्योर होते हैं और बाहर आके उसे लंग्स पे डिपेंड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और हम अल्ट्रासाउंड में भी देख सकते हैं कि बच्चा मुंह खोलता है और बंद करता है और छाती हिलती है। ये एक तरीके की रिहर्सल होती है जो कि बच्चा बाहर आने के लिए माँ के पेट में कर रहा होता है। इसलिए हम कहते हैं कि लास्ट में बच्चा जितना पेट में रहे उतना अच्छा है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ब्रीदिंग चल रही होती है। फिर क्या होता है? जब बच्चा बाहर आता है, बच्चा रोता है। सबसे पहले जब रोएगा, हवा अंदर जाएगी, उसके फेफड़े खुल जाएंगे और नॉर्मली अब वो अपनी प्रक्रिया है उससे वो सांस लेना शुरू कर देगा। धीरे धीरे करके अम्बिलिकल कॉर्ड बंद हो जाती है और बच्चा पूरी तरीके से लंग्स पर डिपेंड हो जाता है। इसलिए जो सबसे पहले रोने की आवाज़ होती है वो परिवार और डॉक्टर दोनों को सुकून देती है। अगर बच्चा पैदा होते ही नहीं रोया तो क्या क्या हो सकता है? जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही बच्चा रोता है बाहर की ऑक्सीजन अंदर जाती है, फेफड़े खुल जाते हैं। तो अगर बच्चा नहीं रोया तो उसके फेफड़े खुल नहीं पाएंगे, वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा, इसकी वजह से उसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा। दूसरा क्या कारण हो सकता है कि बच्चे की प्रोलॉन्ग्ड लेबर रही, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर रही, बच्चा फंस गया या एस्फैक्सिया हो गया, उसे ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाई, तो भी बच्चा सुस्त हो जाता है और फिर बच्चा अच्छे से रो नहीं पाता है, तो उसके लंग्स पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तीसरा कारण हो सकता है मेकोनियम एस्पिरेशन, यानी कि जो उसने गंदगी निकाली वो अपने अंदर निगल लेता है, जिसे हम मेकोनियम बोलते हैं, बच्चे की पॉटी। तो अगर वो अंदर निगल लेता है तो वो उसके लंग्स में चली जाती है और लंग्स अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। या फिर बच्चे को कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका ब्रेन काम नहीं कर पा रहा है, उसको ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पा रही है, कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसके ब्रेन और हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिली, तो भी बच्चा सुस्त और अनरिस्पॉन्सिव हो सकता है। और सबसे मेजर कारण जो होता है प्री मैच्योरिटी, यानी कि टाइम से पहले डिलीवरी हो जाना, जिसमें कि लंग्स पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होते हैं क्योंकि सर्फेक्टेंट अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, प्रैक्टिस ब्रीदिंग कम हो पाती है। तो ऐसे केसेस में भी बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो आखिर इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? बच्चा सांस नहीं ले पाएगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है, बच्चा पूरा नीला पड़ सकता है जिसे हम साइनोसिस कह सकते हैं, बच्चे को ब्रेन में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ब्रेन का डैमेज हो सकता है जिसे हम हाइपोक्सिक इशेमिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं, और गंभीर केसेस में बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, क्या करते हैं नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स?
सबसे पहले बच्चे को सुखाना और उसे गर्म रखना ज़रूरी होता है, कि जो कि आप देखते हैं वहाँ पे वार्मर्स की फैसिलिटी होती है, तो बच्चे को उसमें सुलाया जाता है, उसका एयरवे साफ़ किया जाता है, यानी कि उसके जो हवा का रास्ता है उसे हम सक्शन करके साफ़ करते हैं। फिर उसे जेंटल स्टिमुलेशन दिया जाता है, यानी कि पैरों पर थपथपाना या उसे रगड़ना। फिर भी नहीं बच्चा रोता तो उसे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, यानी कि एम्बू बैग और एयर मास्क से उसको हवा दी जाती है। और फिर भी उसके बाद भी उसे चेस्ट कंप्रेशंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर कुछ दवाइयाँ भी लगानी पड़ सकती हैं। अब आपको बताती हूँ मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है, यानी कि जो बच्चे का खून होता है, वो ऑक्सीजन को माँ से ज़्यादा कसकर पकड़ के रखता है, इसलिए वो थोड़ी ऑक्सीजन में भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाता है। बच्चे के लास्ट के जो मंथ्स होते हैं उसमें 10 to 15% जो बच्चे की एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ब्रीदिंग में यूज़ होती है, जो कि उसे बाहर की लाइफ के लिए पूरी तरीके से डेवलप करती है। तो दोस्तों, आप सबको समझ में आ चुका होगा कि आखिर बच्चा अंदर सांस कैसे लेता है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो आप इस चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही सच्ची जानकारी आप सब तक पहुंच पाए। धन्यवाद।